नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास शो देश प्रदेश में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए राजनीति, मनोरंजन, सांस्कृतिक और खेल जगत से जुड़ी उन सभी खबरों को जिनका सरोकार है राज्यों से पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। यानी अगले आधे घंटे में देश के हर कोने की खबर हम पहुंचाएंगे आप तक। सबसे पहले सुर्खियां। अनंतनाग के पोश क्रीरी इलाके में मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी ढेर। दानिश भट्ट और बशारत नबी के रूप में मारे गए आतंकवादियों की हुई पहचान। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने 30 से ज्यादा जगहों पर मारा छापा। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ समेत गुरुग्राम और हैदराबाद में भी छापेमारी। लखनऊ के लवाना होटल अग्निकांड के सभी आरोपी गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए होटल के दोनों मालिक और जनरल मैनेजर। उत्तर प्रदेश में मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायत के गठन पर सहमति। कैबिनेट की बैठक में 19 सितंबर से विधानमंडल सत्र शुरू करने का भी लिया गया फैसला। और बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात खराब। राहत और बचाव अभियान में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने की बारिश से संबंधित नुकसान के लिए 300 करोड़ रुपए के राहत की घोषणा। तो देश प्रदेश में सबसे पहले खबरें देश के उत्तरी राज्यों से। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता मिली है। अनंतनाग के पोशक्रीरी इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट और बशारत नबी के रूप में हुई है। दोनों प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। कश्मीर पुलिस के अनुसार दोनों 9 अप्रैल 2021 को एक टीए कर्मी सलीम की हत्या और 29 मई 2021 को जबलीपोरा में 2 नागरिकों की हत्या में शामिल थे। पोशक्रीरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया था। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। और ईडी ने आज दिल्ली आबकारी नीति के सिलसिले में छापेमारी की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी छापेमारी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों के नाम सीबीआई की एफआईआर में शामिल हैं। एफआईआर में नई आबकारी नीति में प्रक्रियागत खामी और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आबकारी नीति लागू करने में कथित गड़बड़ी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करती रही है। और दिल्ली सरकार के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने आज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मनीष सिसोदिया के घर से पहले ही बैरिकेडिंग कर पुलिस ने बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पिछले कई दिनों से बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात ऑटो लिफ्टर अनिल चौहान को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 7 साल से इसकी तलाश थी। ये असम का रहने वाला है। अनिल तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा कारें चोरी कर चुका है। सेंट्रल दिल्ली की पुलिस ने इसे एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 1998 में इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिर ये असम भाग गया और वहाँ ठेकेदार बन गया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। इसके बाद बैंक ने उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी और फिर से वो चोरी करने लगा। इसकी गिरफ्तारी से दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 180 मुकदमे सुलझाने का दावा किया है।
अनिल चौहान 90 के दशक से गाड़ियां चुराता रहा है। ये पहले मारुति 800 गाड़ियों को चुराता था और ये इन गाड़ियों को आसाम ले जाकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बेच दिया करता था। उसके बाद ये एक ऑटो लिफ्टिंग की दुनिया में इसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई और एक रिसीवर के और आगे डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर इसने कई अपराध किए। कई बार इसकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है जिसमें कि ये भाग निकला है। इसके बाद ये दिल्ली में जब इसके ऊपर ज़्यादा पुलिस की दबिश बनी तो ये आसाम में जाके सेटल हो गया। वहाँ जाकर इसने तस्करी का भी काम शुरू किया और इसने राइनोसोरस हॉर्न्स यानी कि जो गेंडे के सींग हैं उनको भी ये स्मगलिंग करता रहा है। 2015 में ये एक कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। एक कॉन्ट्रैक्टर बन के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर था। इसने काफ़ी संपत्ति भी अर्जित की। इसके ऊपर ईडी की भी रेड हुई और उसके बेस में सब कुछ गंवा दिया। 2015 में आसाम से जब ये अरेस्ट हुआ है तो इसके साथ एक विधायक भी अरेस्ट हुए थे और सब कुछ गंवाने के बाद अब ये वापस ऑटो लिफ्टिंग में और आर्म्स की स्मगलिंग के एरिया में आ गया है। हमारी टीम को इसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिली तो 2-3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसको अपने इलाके से हमने अरेस्ट किया है। और देश प्रदेश पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के 6 अलग अलग राज्यों में एनसीडीसी की 6 ब्रांचेस की आधारशिला रखी। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने एनसीडीसी की लैब और आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बीमारियों के सर्वेलांस सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए हर राज्य में एनसीडीसी की ब्रांच खोली जाएगी ताकि अलग अलग राज्य में होने वाली बीमारियों की समय पर पहचान की जा सके। नेशनल स्टेट में एक एनसीडीसी का सेंटर हो और इस 8 सेंटर थे उसमें 6 सेंटर नया जोड़ रहे और आने वाले दिनों में हर स्टेट में एक सेंटर बने ताकि हम सर्वेलेंस का काम बहुत अच्छी तरह से कर पाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज हिमाचल प्रदेश की तुलना देश के अग्रणी राज्यों में हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है और हिमाचल में एम्स और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जेटली जी उस समय वित्त मंत्री बने और पहले ही बजट में हमारे हिमाचल प्रदेश को एम्स अस्पताल भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया और हिमाचल का सपना भी पूरा किया। उसके चंद महीनों के बाद ही जब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी किसी और को नहीं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को देने का काम भी किया। मोदी जी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े। जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने 8 साल में करने का काम किया है। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में आज एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा शिविर दूदू के सुदूर क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए फायदेमंद होगा। चिकित्सा शिविर में सेना ने स्थानीय निवासियों के लिए पोर्टेबल उपकरण जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन और हाईटेक प्रयोगशाला सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। हमने एक सिलसिला शुरू किया था आर्मी मेडिकल कोर के सौजन्य से और उनके सहयोग से इस प्रकार के मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाना बहुत राहत का विषय है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। उदाहरण के तौर पर हर स्पेशलिटी का यहाँ कैंप है। आँखों को लेकर के मोतिये का इलाज जो कि ट्रीटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स का कैंप है। बहुत बड़ी मात्रा में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज यहाँ पाई जाती हैं और मुझे लग रहा है कि एक प्रकार से जब एक इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाएगी तो जिनको उसके आगे चल कर के इलाज की ज़रूरत रहेगी या किसी प्रकार की सर्जरी की ज़रूरत रहेगी तो उसकी भी व्यवस्था उधमपुर अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज सिविलियन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी की जा सकती है।
और यहाँ से आइए आपको लिए चलेंगे सीधे जयपुर, जहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक शिक्षक सभा को संबोधित कर रहे हैं। देश में गुरु, शिक्षक, अभिभावक की अपने आप में एक अलग महत्व है। कई व्यक्ति के जीवन में परिवार के आत्मीयों से, माता हो, पिता हो और आत्मीय हो, उनसे ज्यादा अहमियत गुरु की होती है, शिक्षक की होती है। ऐसे महानुभावों की सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह जिन्होंने किया, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी अत्यंत प्रिय आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का देश की शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपना संस्कार दिखाया। मैं अभी कुछ क्षण पहले अध्यक्ष जी के चेहरे में विनम्रता को, समर्पण को, श्रद्धा की झलक देख रहा था जब कह रहे थे ये मेरे केमिस्ट्री के अध्यापक है, ये मेरे को फिजिक्स पढ़ाते थे। मित्रों, यही नम्रता, यही विनयता, यही संस्कार इस समाज को जिंदा रखा है। मैं आप सभी को कोटा की इस नगरी में स्वागत करता हूं। राजस्थान वो भूमि है जिन्होंने सदियों से इस सभ्यता का शिक्षक की भूमिका निभाई है। विद्या की, संस्कृति की, कला की, वीर गाथा की इस मानव सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को किसी ने शिक्षक की भूमिका में मार्गदर्शन किया है, तो इस पवित्र वीर भूमि राजस्थान को कितना भी हम प्रणाम करें तो कम होता है। मित्रों, मैं आपको इस एक कहानी से शुरू करता हूं। जब इसी धरती से भारत की व्यवस्था को पराजित ना करके अलेक्जेंडर लौटा तो होगा इसी राजस्थान की भूमि से। इसी सीमा से जब देश छोड़ा, अपने सहयोगी को कहा, सहयोगी मित्र, ये देश एक अलग देश है, अलग मिट्टी है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। इसमें 19 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में मां कामाख्या नगर पंचायत का गठन करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा नगर विकास के 12 प्रस्ताव पास हुए हैं। देवरिया और अलीगढ़ नगर निकाय की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। फर्रुखाबाद के काम्पिल तक सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। संकिसा को नगर पंचायत बनाया जाएगा। किसानों के लिए खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए 192 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का फैसला लिया गया है। इसके जरिए 24 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड के मालिक राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल और रोहित और साथ ही साथ जनरल मैनेजर सागर श्रीवास्तव को पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं होटल परिसर को पुलिस की मौजूदगी में एलडीए इंजीनियरों ने सील कर दिया है। लेवाना अग्निकांड पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चाहे अधिकारी हो या फिर होटल मालिक, दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी इस प्रकार के प्रतिष्ठानों का संचालन करता है जहां हर प्रकार के लोग आकर के रुकते हैं, तो यह हर हाल में व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, चाहे वो फायर से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की। एनओसी महत्वपूर्ण नहीं है, एनओसी तो लेना ही चाहिए, तभी बनना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ जो रहें, उन रहने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और अब खबरें दक्षिण भारत से जुड़ी हुई। कर्नाटक में तेज बारिश के कारण कई इलाके में
हालत खराब है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित है सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। यहाँ रात भर हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। मराठहल्ली सिल्क बोर्ड रोड के बाहरी रिंग रोड पर पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से राहत कार्यों के लिए नौकाओं और ट्रैक्टर्स को लगाना पड़ा है। वहीं भारी बारिश के कारण आज उड़ानें भी थोड़ी देर से चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। बाढ़ के संकट को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बारिश से प्रभावित इलाकों में तत्काल प्रभाव से मूलभूत सुधार और राहत के लिए 300 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। Now I have taken it as a challenge and I have given 1500 crores for all this rainwater storm drain. Secondly, yesterday I have given another 300 crores to remove all this thing encroachments and do the pakka on the Raja Kalwe, what they call, to do a pakka structure there, so that in future there will be any impediment or any bottlenecks to flow of water, and no encroachment is also taken place. Drinking water supply is being affected, sir. Drinking water Yeah, supply and across the yesterday I visited the pump house in Torekarnahalli in Mandya district, which supplies water to the Bangalore. और तेलंगाना विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों मल्लू स्वराज्यम और पी जनार्दन रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने दिवंगत सदस्यों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। 2 मिनट के मौन के बाद विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी ने सोमवार तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। इस बीच सदन की कार्यवाही के स्थगन के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। तेलंगाना राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच विभिन्न मुद्दों पर हाल के घटनाक्रम को देखते हुए विधानसभा का यह सत्र महत्वपूर्ण हो गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरें राजस्थान और हरियाणा से। और गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर आज एक गोदाम में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जिस गोदाम में आग लगी वहां प्लास्टिक की टंकियां और अन्य सामान रखे हुए थे, जिस कारण देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और दूर दूर तक आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई पड़ने लगा। हवा के कारण आग नजदीकी गोडाउन के नजदीक निजी बसों के वर्कशॉप तक जा पहुंची और वहां खड़ी निजी बसों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। इससे 3 बसें बुरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पाया। और अब खबरें देश के पश्चिमी प्रदेशों की। गोवा की एक अदालत ने भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों की पुलिस हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। फोगाट के सहयोगी रहे सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह नामक दोनों आरोपियों को अगस्त के अंतिम सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी हिरासत मंगलवार को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्हें मापुसा अदालत में पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूलों के तौर पर विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप इन स्कूलों में छात्र केंद्रित और ज्ञान आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है कि पीएम श्री स्कूल योजना से देश के लाखों बच्चे लाभान्वित होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और भारत को ज्ञान आधारित आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण पहल की है। शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री स्कूल योजना की घोषणा की। पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना से समाहित अनुकरणीय मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सीखने के वातावरण को अधिक आनंदमय बनाने के साथ साथ पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के स्कूलों को शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। बच्चों के
व्यक्तित्व का विकास हो, कौशल 21वीं सदी का कौशल आधारित बच्चे हम तैयार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जिन सारी चीज़ों को दिया गया है, समाहित किया गया है, यानी कि हमारे बच्चे समझ कर पढ़ें, हमारे बच्चों के अंदर संख्यात्मक ज्ञान हो, तो निश्चित रूप से उसके आधार पर करेंगे और पीएम श्री में बेहतर ढंग से बच्चों के सर्वांगीण विकास का हम प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा मुहैया कराने का तरीका आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र होगा। इनमें खोज उन्मुख, छात्र केंद्रित और ज्ञान आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। साथ ही हर कक्षा में छात्रों के लर्निंग आउटकम में सुधार पर जोर दिया जाएगा। हम अपने आदर्शों से ही सीखते हैं और जब हमारे समक्ष इतने अच्छे आदर्श विद्यालय प्रस्तुत किए जाएंगे तो हमें यकीनन बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब स्वयं मोदी जी बच्चों के विषय में सोच रहे हैं, जो कल के आने वाले हमारे भविष्य हैं, हमारे देश के निर्माता रहेंगे। तो जैसी उनको शिक्षा हम देंगे, कल का वैसा ही भविष्य होगा। As per my view, the implementation of national education policy would definitely lead to the progress in the student, as well as it will lead the future of the country and will make the country stand at the international level. So it's very good initiative, and we hope that more and more such initiative should be brought about, which leads to development in the field of education. इतनी संख्या में जो ये स्कूल स्टार्ट किए जाएंगे या अपग्रेड किए जाएंगे, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर जो भी प्रावधान हैं वो सारे उन स्कूलों में उपलब्ध होंगे और एक बेहतर शिक्षा की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। स्कूलों का चयन केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों की ओर से संचालित स्कूलों से किया जाएगा। ये स्कूल नवीनतम तकनीकों से युक्त होंगे और इनमें स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, खेल और तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। साथ ही इन स्कूलों को हरित स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिनमें जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और कचरे की रिसाइकलिंग के उपाय अपनाए जाएंगे। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो देश प्रदेश के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।